नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात भाजपा के जनादेश दिवस की। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा विजय पर्व मना रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। इस पत्र में सरकार बनाने के लिए जनता का आभार प्रकट किया गया और जनादेश को अभूतपूर्व बताया गया। इस पर पूर्व पीसीसी चीफ धीरेन्द्र साहू ने तंज कसते हुए यह कहा है कि यह जीत जनादेश नहीं बल्कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ के कारण हुई जीत है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस जब जब हारती है ईवीएम का बहाना बनाती है। आपको बता दें कि ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से ज्वलंत हो उठा है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम कांग्रेस और सहयोगी दलों के हित में नहीं रहे, उनके गले उतरे ही नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सुई अभी भी ईवीएम पर क्यों अटकी है, आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी जो विजय दिवस मना रही है उसकी क्या उपयोगिता है, कैसी योग्यता, उस पर बात करेंगे। उससे पहले बयान पे एक नजर। ये जीत जो है कोई जनादेश नहीं था, ये तो सब ईवीएम मशीनों पर छेड़छाड़ के कारण ये जीत हुई है। लेकिन ठीक है, वो लोग जश्न मना रहे हैं, मनाएं। अच्छा होता कि 1 साल में उन लोगों ने प्रदेश की जनता को कौन कौन सी सौगात दिया है, प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, आम गरीब लोगों के लिए, किसान मजदूरों के लिए क्या क्या किया है इस सरकार ने। बेहतर होता कि साल भर की अपनी उपलब्धियों को ये लोग बताते कि साल भर में प्रदेश की जनता की भलाइयों के लिए, यहाँ की विकास उन्नति के लिए क्या किए हैं। ये तो सिर्फ जो चुराई हुई जीत है उसी का ये लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। जब भी ये चुनाव हारते हैं ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। लोकसभा चुनाव में नहीं लगाया इन्होंने, लोकसभा चुनाव के समय बिल्कुल ईवीएम पर परिणाम के बाद नहीं लगाया, उसके पहले लगाते रहे, लेकिन परिणाम आया और नहीं लगाए। बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जीत की खुशी मना रहे थे। हरियाणा चुनाव हारे तब ईवीएम पर दोष लगाया, और आज जब महाराष्ट्र में बुरी तरह पीटे तो फिर वही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबान में झांके कि क्यों जनता उनसे दूर गई है। अपने नियत, अपने नेतृत्व, अपने काम पर विचार करे कि आखिर जनता ने उन्हें हाशिए पर क्यों डाल दिया है। तो जहां बीजेपी विजय पर मना रही है तो कांग्रेस ने फिर वही ईवीएम राग छेड़ दिया है। 1 साल हो चुके हैं कांग्रेस को चुनाव हारे हुए, लेकिन अभी भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। खैर, छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य नहीं है जिसको लेकर कांग्रेस इस तरह के बयान कहती रही है। इससे पहले अगर बात करें तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी कुछ इस तरह के बयान आए थे, और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी इस तरह की बातें हुई। लेकिन बात इस पर भी जरूर होगी कि 1 साल पूरे हो चुके हैं शायद सरकार को, उस पर विजय पर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर बात करें तो ये आमतौर पर धान, नक्सलवाद, नशा मुक्ति से लेकर तमाम अन्य मुद्दे, चाहे वो शिक्षा हो या बेरोजगारी, इनके ही इर्द गिर्द रही है। तो आज ही इनके इर्द गिर्द चर्चा होगी। साथ ही चर्चा एक और चीज़ की होगी, वो है महिलाओं को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, और हाल के चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर तमाम विधानसभा चुनाव, वहाँ पर महिलाओं का मुद्दा खूब चला है। तो इस पर भी बात होगी। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। आलोक सोनी भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, कौशल सोनबेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। आलोक सोनी जी, कांग्रेचुलेशन, 1 साल पूरे हो चुके हैं, आप विजय पर्व मना रहे हैं, और जाहिर तौर पर यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा कि 1 साल पूरे होने के बाद विजय पर्व जो आप मना रहे हैं वो कौन सी ऐसी उपलब्धियां है जिसको लेकर आपको लगता है कि ये विजय पर्व मनाना सही है। शेख जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार और आपके समस्त टीवी चैनल के जितने भी दर्शक, उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर प्रदान किया है। जहां तक उपलब्धियों की बात होती है तो देखिए, हो सकता है कि वो जो आज धीरेन्द्र साहू जी को किसी भी मैंने सुनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं कितनी उपलब्धियां, महतारी वंदन से लेकर के किसानों को बोनस लेकर के, या किसानों की धान खरीदी की सुविधाओं को
निश्चित रूप से बढ़ाने को लेकर के 31 संविधान खरीदी, 21 क्विंटल चावल खरीद रहे हैं, विद्यार्थियों को समय पर में नियुक्ति हो रही है सभी मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जो जो जॉब के अवसर थे, जो रोजगार के अवसर थे, उनको भी बढ़ाया है। और लगातार सरकारी नियुक्तियों के दरवाजे विश्वविद्यालय सरकार ने खोले हैं। तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के, या आयुष्मान कार्ड की बात करूं या फिर मैं हेल्थ स्कीम की बात करूं, तो लगातार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक विश्वविद्यालय सहायक की सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो सुशासन के अवसर यहाँ पर बनाए हैं, और सुशासन लगातार जो है सुशासन की सरकार रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आशीर्वाद एक प्रचंड जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसी कहना चाहिए कि जो जनता का जो भरोसा है, या जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे बनाया, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए तो तमाम प्रकार के उपाय और तमाम प्रकार के जो जनता के हित में काम है, वो छत्तीसगढ़ के शासन में किए गए हैं। लेकिन मैं देख पा रहा था कि इस अवसर पे भी बधाई देने के बजाय आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व मंत्री हैं, वो ईवीएम पे कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा 1 साल बाद में भी वो जो टीस है। मैं ये पूछना चाहता हूं आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, या कांग्रेस के तमाम उन नेताओं से, कि जब किसी भी प्रदेश में या फिर देश में चुनाव होता है, और यदि भाजपा या और किसी अन्य पार्टी को जीत मिलती, तभी ये ईवीएम वाली बात, ये ईवीएम वाला मुद्दा क्यों आता है, जब उन्हें एक बड़ी जीत। अच्छा, मैं इस चुनाव में भी उन्हें लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में प्रियंका गांधी जी ने बहुत एक बड़े अंतर से चुनाव केरल में जीता है, और वहां पर भी ये ईवीएम वाले मुद्दे की बात इन्होंने क्यों नहीं निकाली कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया, कि राहुल गांधी से भी बड़ा अंतर था। ये मुद्दे केवल उस समय पे क्यों आते हैं जब उन्हें हार मिलती है। तो ये हार है, उस हार को स्वीकार करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को आवश्यकता है कि वो सोचे वो किस दिशा में ये पार्टी आगे बढ़ रही है, और क्यों जनता ने उनसे मुंह मोड़ लिया है, उसके पीछे आशीष जी क्या जवाब देंगे? क्यों लगता है कि आपकी जीत है, और अगर आपकी पराजय होती है तो वो षड्यंत्र है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी जीत है और हमारी पराजय षड्यंत्र है। बात तब होती है जब कुछ लॉजिकल इश्यूज उठते हैं। जो बैटरी यूज होती है वो 99% कैसे रह जाती है, कोई निर्दलीय जो कैंडिडेट है उसे खुद के वोट भी क्यों नहीं नजर आते हैं, उसे 0 वोट कैसे मिल जाते हैं, उसके साथ एक बूथ में जो है टोटल वोटों की संख्या जो है कैसे आ जाती है। देखिए, ईवीएम जैसे विषय पर आशीष जी, ये कह देना कि जब ईवीएम राज्य में सरकार आपकी हो, जब चुनाव हो रहे हो, और उसके बाद अगर आपको पराजय मिले तो, और इतनी बड़ी सीटों के अंतर से कोई जीत जाए, तब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है वो विरोधी दल के कंट्रोल में था जब चुनाव हो रहा था। ये बात सुनने में हमारी अजीब मांग लगती स्पष्ट है जी। आशीष जी, मैं ये कह रहा था, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं कि ईवीएम पे छेड़छाड़ हुई, तो जिस तरह के नतीजे आए, इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े स्तर पे छेड़छाड़ हुई। पर उस वक्त राज्य में सरकार आपकी थी, तो इस बड़ा सुनने में ऊटपटांग नहीं लगता कि आपकी सरकार है और उसके बावजूद भी नाक के नीचे से इतने बड़ी गड़बड़ करके चले जाता है ईवीएम में? देखिए, ईवीएम की जो बात माननीय नेताजी ने कही, उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हुए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, विकसित देशों को देखकर हमने ईवीएम को चालू किया और ईवीएम के तर्ज पर चले। कांग्रेस पार्टी की मांग चुनाव को लेकर नहीं है, किसी पर्टिकुलर चुनाव को लेकर हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो आज जनादेश मिला है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि 1 साल पूरे हुए, लेकिन इस शुभकामनाएं के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की जो बनती थी, उस जिम्मेदारी पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं का आकलन करे कि वो कितना ज्यादा खरे उतर पाए हैं। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत ली, वो बेहद सारे ऐसे आरोपों को लगाकर और ऐसा भ्रम फैलाकर ली, जिस पर जो है अब बिल्कुल स्पष्टता नजर नहीं आती है। महादेव घोटाले की बात अगर आशीष जी अगर ऐसा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्यों टिप्पणी नहीं की? उन्होंने क्यों नहीं चुनाव आयोग से कहा कि आप कारण बताइए कि क्यों ईवीएम का इस्तेमाल जो है बंद किया जाए और बैलेट का इस्तेमाल शुरू किया जाए? अभिषेक सर, आप मेरी बात 1 मिनट कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपको ईवीएम वाली बात पर कहता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी ईवीएम पर चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि वो जस्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के पहले जो है अर्जी लगाई गई थी। हमारा कहना यह है भारतीय जनता पार्टी और सरकार से कि जब विकसित देश, अमेरिका जैसे विकसित देश भी
ईवीएम को त्याग कर बैलेट पेपर पर वापस आ चुके हैं, तो फिर अगर भारत भी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर पे आ जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है? आशीष जी, जनादेश वहां जिसके पर साथ मेजोरिटी EVM के- वोटिंग ऑनलाइन भी होती है। अब आप ऑनलाइन वोटिंग अगर यहां शुरू कर देंगे तो फिर उस पर भी फर्जीवाड़ा शुरू होने के आरोप लग जाएंगे। तो सर, हर एक अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग व्यवस्था है। वहां पर बहुत बड़ी माइग्रेटेड पॉपुलेशन है जो इधर से उधर रहती है, तो वो वोट करने जाती ही नहीं है पोलिंग बूथ पे, वो तो ऑनलाइन वोट करते हैं। अब आप उस पर क्या कहेंगे? हम अगर वैसे कंपैरिजन करने बैठेंगे तो सर बहुत, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली क्यों नहीं लेते? ईवीएम से अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आशीष जी, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो अब ईवीएम वाला जो मुद्दा है निश्चित रूप उसे से। पीछे छोड़ दीजिए। चलिए, लगता है ये चर्चा अगर ईवीएम पे चली सर, तो मैं चर्चा इसी में practically होकर रह जाएगी। practically अभी कौशल जी, भारतीय जनता पार्टी- मैं आगे बढ़कर बताता हूं सर। भारतीय जनता पार्टी कौशल जी, कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, एक मिनट, टीम देख रही है, माफ कीजिए आशीष जी, कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है। कौशल जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक साल पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में साय सरकार को। मेरा सीधा सवाल यह है कि सर, जब बात होती है, जब सवाल उठते हैं, सरकार के ऊपर लांछन लगते हैं और साल पहला ही साल होता है, तो सरकार ये कहती है कि साहब ये तो पहला ही साल है, लोकसभा का चुनाव भी था, तो इसके चलते आचार संहिता लगी हुई थी, बहुत कम समय बीता है, इतनी जल्दी किसी सरकार को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साल पूरे होते ही उपलब्धियों की ऐसी वर्षा की जा रही है कि सारी समस्याओं से जैसे छत्तीसगढ़ में पार पा लिया गया हो, इसलिए हम विजय पर्व मना रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? अभिषेक जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शुरुआत की है कि जनादेश उत्सव मना रही है। सर, छत्तीसगढ़ में जो उपलब्धियां हेलो जी, नहीं, मेरा कौशल जी सवाल था, आशीष जी आपके पास लौटूंगा। अभिषेक जी, मैं वही कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी शुरुआत की है कि जनादेश उत्सव मना रही है। लेकिन जनादेश उत्सव के साथ जिन जनता ने छत्तीसगढ़ में सरकार चुनकर भारतीय जनता पार्टी को दी है, उसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाबदारी और बहुत बढ़ जाती है, जिम्मेदारी और बहुत बढ़ जाती है। जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप भी लगे, तो जिस तरह की जो चीजें आज जो बातें सामने आ रही है, आप देखेंगे लगातार एक साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है छत्तीसगढ़ में जो पिछले कई सालों में नहीं हुई है। कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसी असामाजिक घटनाएं हुई है, कई अपराध बढ़े हैं, बहुत सारी ऐसी विसंगतियां पैदा हुई है जो छत्तीसगढ़ में कभी देखने को नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि उन सब चीजों को कैसे रोका जाए। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, निश्चित तौर पर उसका जनादेश का आप सम्मान कीजिए, उनको आप उसका सम्मान कीजिए और उनको आप धन्यवाद भी दीजिए। लेकिन उनको धन्यवाद देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा, उनकी नौकरी, उनके आगे के भविष्य की जो प्लानिंग है, उसके अलावा जो जिस तरह की जो चीजें घट रही है वो भविष्य में ना हो। क्योंकि आप जब भी कोई सरकार बैठती है तो जनता को ये उम्मीद रहती है कि ये जो भी सरकार है, चाहे वो उससे वोट दे हो चाहे ना दे, उस व्यक्ति को ये उम्मीद रहती है कि सरकार हमारे लिए काम करेगी। प्रदेश में आप देखेंगे जिस तरह लगातार आप जो घटनाएं बढ़ी है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है उसको मजबूत करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत सारी योजनाएं भी शुरू भी की हैं, महिलाओं को पैसे भी दिए जा रहे हैं, किसानों के खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन आज देखेंगे अभी जो धान खरीदी चल रही है उसमें भी बहुत सारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि टोकन के लिए भी आप लोगों को अप्रोच लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति है मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मूल निवासी है वो किसान है। किसान यदि सही समय पे धान नहीं बेच पाएगा, यदि आसानी से धान नहीं बेच पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परेशानी को सरकार को समझना चाहिए और जो भी लोग परेशान हैं उनके लिए काम करना चाहिए, तभी जनादेश का असली सम्मान होगा। और इस तरह की जो चीजें हैं, सिर्फ आप राजनीतिक बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि धरातल पे उतर कर काम करना होगा। बहुत सारी स्कीम आपने चलाई, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसको दूर करने की कौशल जी, आज कांग्रेस ये केंद्रों पर जा भी रही है और इसको लेकर अभियान भी चला रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच में जब नेताओं के ऐसे बयान आते हैं चुनाव के एक साल बाद कि ईवीएम के षड्यंत्र के कारण चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कांग्रेस की इस तरह की बयानबाजी को लेकर क्रेडिबिलिटी पे, कि आप तमाम जो संवैधानिक संसाधन है उन पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिन पर ही हमारे पूरे लोकतंत्र की और पूरी चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद टिकी हुई है। निश्चित तौर पर ईवीएम पर सवाल आज पहली बार नहीं उठ रहा है। पिछले आप कई सालों से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी पूर्व में इस तरह के जो चीजें हैं वो उठा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम को लेकर जो सवाल हैं लगातार उठ रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा भी इस पर सवाल उठा चुकी है। और इसमें जो चुनाव आयोग है उसको ये होना चाहिए कि ईवीएम
निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कोई इसको तोड़ सकता है ईवीएम में, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जैसे अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता ने उठाया कि बैटरी की जो बात होती है, यदि आप आज वोटिंग डालते हैं और 25 दिन बाद जब उसको स्ट्रांग रूम से खोला जाता है तो वो वहां पे 90% बैटरी दिखाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो संशय पैदा करती है, ऐसी चीजों से मुझे लगता है कि पर्दा उठना चाहिए कि आखिर आप जब मोबाइल चलाते, कितना भी अच्छा मोबाइल, कितनी भी अच्छी कंपनी का मोबाइल ले लें, 2 दिन आप मोबाइल चलाएंगे तो तीसरे दिन वो 10% तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ईवीएम में, क्या इस तरह की बैटरी इजाद की गई है कि क्या वो लंबे ठीक, समय तक लेकिन कौशल उसका जी ये लॉजिक हम उन राज्यों में मान सकते हैं जहां पर कांग्रेस का शासन नहीं है, लेकिन जहां पर आपकी सरकार थी, उनकी सरकार में रहते हुए चुनाव हुआ, अगर वहां पर आप इतने बड़े मार्जिन से हार जाते हो तब भी आप अगर प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, बैटरी पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर किसी कर्मचारी ने जो वहां पर था या पोल अधिकारी था उसने बैटरी स्वैप किया है, तो आप ही का प्रशासनिक तंत्र जो इस तरह से काम कर रहा है। निश्चित तौर पर मैं वही कह रहा हूं कि इसमें सरकारों का दोष नहीं है, इसमें राजनीतिक दलों का दोष नहीं है। इसमें आपको देखना होगा कि जो चुनाव करवा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत जो अधिकारी हैं वो चुनाव कराते हैं, उसमें बहुत सारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। क्या ऐसे लोगों की निगरानी की जाती है? कई बार ये भी शिकायत आती है कि स्ट्रांग रूम में कुछ लोग घुसे थे। तो ऐसे इस तरह की बातें क्यों उठती हैं बार बार? मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं पूरे देश में, उनको एक साथ बैठाकर ईवीएम की जो चीजें हैं, मैंने एक बार पिछले डिबेट में एक बात ये कही थी, शायद आपके किसी चैनल में, मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी विधानसभा में एक मॉक पोल कराया जाना चाहिए जहां पर 1 लाख करीब वोटर हैं। आज यदि वोटिंग होती है तो उनकी बैटरी को चेक किया जाना चाहिए और 25 दिन तक उनको स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए और 25 दिन के बाद उसको खोल के देखना चाहिए काउंटिंग के समय, क्या वाकई में उस बैटरी का प्रतिशत नहीं था कि कम हो गया या बढ़ गया। तो यदि इस तरह की जब प्रैक्टिकल आप करेंगे, मुझे ऐसा लगता है इसका निजात मिल जाएगा। ईवीएम पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उसका सलूशन मिल जाएगा और राजनीतिक दल के जो नेता है वो भी बोलने से बचेंगे कि वाकई में वो जो आरोप लगाते हैं वो गलत है। तो इस तरह की जो चीजें हैं मुझे लगता है कि धरातल पर होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। आशीष जी, वैसे और भी चीज़ें हैं इसमें, जाहिर तौर पर जो सवाल उठाए हैं कौशल जी ने और ये लगातार उठ रहे हैं, मैं लगभग सहमत हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है जिसको लेकर संशय की स्थिति बनती है। इसी के साथ एक और चीज़ जोड़ना चाहूँ कि राज्य में जब चुनाव होते हैं तो बाहर से अधिकारी आते हैं, लेकिन तब भी सवाल यही बनता है कि क्या कोई इस हद तक कंट्रोल कर सकता है कि इतना बड़ा डिफरेंस लाया जा सके इलेक्शन में। आशीष जी, कभी कभी आपके नेताओं के बयान, खासतौर से इस वक्त जब आप जनता की बात कर रहे हैं, आप धान की जो खरीदी की जो समस्या है उसकी बात करें, उन सब के बीच में अगर आप ये बात छेड़ दें कि ईवीएम जो है उसको षड्यंत्र के तहत कंट्रोल किया गया इसलिए हमारी हार हुई, ये कुछ ऐसा लगता है कि मोहल्ले में बच्चा खेल रहा था, जब तक उसकी बैटिंग चल रही थी वो खुश था, जैसे ही वो आउट हुआ बल्ला लेके घर चला गया। देखिए अभिषेक जी, मैं उस बयान पर टिप्पणी करने से बेहतर जो है अपनी बात 1 मिनट के लिए अनइंटरप्टेड कहना चाहता हूं। ठीक है। और जो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ईवीएम पर अभी से नहीं, बहुत पहले से संशय उठ रहा है, बहुत सारी चीजों पे हो रहा है। हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से, अधिकृत रूप पे ये कह रहे हैं कि भैया अगर ईवीएम में संशय है, जनता को दिक्कत हो रही है या किसी भी पार्टी को दिक्कत हो रही है या कोई ऐसा अनसेटिस्फैक्टरी माहौल है, तो उस पर जो है विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि 1 साल बाद ये जनादेश पर्व मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। मैं रायपुर शहर में हूं, मैंने कम से कम करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स देखे। क्यों इतना खर्चा करके इस जनादेश को मनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जो से 10 महीने 1 साल में जो कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर हालत हो चुकी है, साथ ही साथ आप देखिए बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पाता है सरकार किस डायरेक्शन में जा रही है। आप पहले जो है चाहे आप शराब ठेकों की बात कर ले, भोजनालयों में शराब लाने की बात कर ले, या फिर आप यूपीआई से पेमेंट की बात कर ले, या घर पहुंचाने की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। आप देखिए ऐसी घटनाएं हुई, किसी की कस्टडी में मौत हो जाना, एसपी कार्यालय जल जाना, कलेक्ट्रेट कार्यालय जल जाना, ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में कभी नहीं देखी गई थी। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, आशीष जी यही कह रहे हैं कि जब इश्तिहार बड़े होते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि इन बड़े इश्तिहारों के जरिए उसके पीछे नाकामियों को छुपाया जा रहा है। देखिए, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर में बहुमत दिया है, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाई है और लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं, और अभी फिलहाल एक उपचुनाव में रायपुर छत्तीसगढ़ में हमने फिर से एक बड़े अंतर के साथ विजय पाई है।
तो इस बात का ये हमें जो जनादेश मिला है वो भी नहीं मिला है, और जो हम काम कर रहे हैं अभिषेक जी, इस बात का प्रमाण भी जनता बार बार दे रही है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, देश की जनता के लिए किया है, वो वापस से उन्हें अवसर दे रही है। इसका यही एक अर्थ निकलता अभिषेक जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। हमने जो भी काम किया है उस पर जनता ने अपना मुहर लगाया। अब आऊंगा आशीष जी, कांग्रेस पार्टी, आपके पास आऊंगा। अगर कांग्रेस पार्टी बेमुद्दा अगर कोई मुद्दा लेकर के आती है, आलोक जी, जब 18 में बघेल सरकार बनी थी तो ये इस वजह से नहीं बनी थी कि जनता को विश्वास था कि वो अच्छा काम करेंगे। जनता का विश्वास आपकी सरकार से डगमगाया था। अब जब कांग्रेस से विश्वास डगमगाया जनता का, तो उन्होंने बीजेपी को चुना है। अब आपको ये साबित करना है कि आपने अच्छा काम करके दिखाया है नहीं। मेरा आलोक जी सीधा सीधा सवाल ये है आपसे कि जब कोई योजना लाई जाती है तो जनता से फीडबैक लिया जाता है, बजट की बात होती है तो जनता से फीडबैक लिया जाता है। अभी अगर हाल ही में बात करें तो अब आप ही लोगों ने कहा है कि अब महापौर भी जनता डायरेक्ट चुनेगी। तो अगर आपने 1 साल का अच्छा काम किया तो वो फीडबैक भी आप जनता से लीजिए। आप क्यों खुद ही पर मना रहे हैं? इस पर भी एक ऑनलाइन कीजिए कि आप बताइए आपके क्या सुझाव है 1 साल के कार्यकाल को लेकर। आपको लगता है ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता? अभिषेक जी, लगातार छत्तीसगढ़ की शासन, छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के बीच में जा रही है। हमारे तमाम बड़े नेता जो है वो जनता के पास पहुंच रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि फीडबैक लेने के लिए हमें किसी फॉर्म भरने की आवश्यकता है या किसी एजेंसी को हायर करने की आवश्यकता है कि जनता से फीडबैक लेना है तो वो एजेंसी उसके बारे में बताएगी। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना हुआ है राज्य में, शासन में। वो जो तमाम मंत्री है, वो तमाम नेता है, वो विधायक है, वो पार्षद है, वो लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, और जो जनता का जनादेश है, जो जनता का फीडबैक है, उसके आधार पे ही छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो निर्णय ले रही है। और ये जो सीधे प्रक्रिया है जिस पे मैं बात कर रहे हैं आप, कि जो महापौर चुनने की प्रक्रिया है, उस पे भी हमने देखा कि पिछले 5 वर्षों में जब इनडायरेक्ट तरीके से केवल कुछ महापौर को, कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों को महापौर बनाने के लिए जो कांग्रेस के शासन में इस तरह का जो अतिक्रमण किया था, उसका असर क्या हुआ? यहाँ पर में कई ऐसे शहर रह गए, यहाँ पर में विकास अधूरा रह गया, यहाँ पर में तख्ता पलट हुआ, अध्यक्ष बदल गए, महापौर बदल गए। तो ये ऐसी स्थिति परिस्थिति से बचने के लिए ही ये सीधे चुनाव किया जा रहा है। अगर चुनाव में तो आपको आना ही है, फिर कांग्रेस को डर किस बात का है? अरे भाई, जनता ने आपको चुनना है या नहीं चुनना है, ये तो वो तय करेगी। उनको अवसर दीजिए। आप उसमें पहले से ही डर रहे हैं, आप ईवीएम का बहाना कर रहे हैं, आप सीधे चुनाव का बहाना कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो ठीक है, समय सीमित है। जल्दी से आशीष जी इस पे जवाब चाहूंगा। जब केंद्र में 10 साल तक आपकी सरकार थी, कभी आपने ईवीएम पे शक नहीं जताया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, तब शक जताने और नहीं जताने की बात नहीं है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब लाई जाती है और समय के साथ उसमें खामियां निकलती हैं तो उसमें बदलाव की मांग उठती है, और ये जायज सी मांग है, और इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बात तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता ही केवल, मेरी बात पूरे होने दीजिए आलोक जी। देखिए, मैं आपके बीच में बोलने वाला, आशीष जी बोलिए, सीमित है। ठीक है, ठीक है। देखिए, निश्चित रूप से पिछले 10 महीने में किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो या फिर छात्र हो, वो सड़कों पर नजर आया है किसी न किसी कारणों से। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सरकार जो है नागपुर से चल रही है, दिल्ली से चल रही है, या फिर विष्णुदेव साय चला रहे हैं, अरुण साव चला रहे हैं, या कौन चला रहा है। आखिरी में बात सामने आती है ठीक है, आखिरी में कौशल जी से स्टेटमेंट ले लेता हूं। आशीष जी, वैसे आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा। आपने कहा टेक्नोलॉजिकल अपडेट, तो जब ईवीएम आया था तो हम ईवीएम 1 वर्जन यूज कर रहे थे, आज हम 3rd वर्जन यूज कर रहे हैं, वो भी रेगुलर अपडेट हो रहा है। खैर, कौशल जी आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस के लगातार ईवीएम को लेकर, इस तरह की जो बातें की जाती है मुद्दों से इतर हटके, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस के पास कोई वैलिड काउंटर नहीं है? आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप नशा मुक्ति की बात करते हैं, आप धान खरीदी की बात करते हैं, तो वो लेजिटिमेट लगता है, लेकिन इन सब के बीच में हर बार ईवीएम राग क्यों छेड़ दिया जाता है? अभिषेक जी, निश्चित तौर पर कुछ बातें होती है, कुछ संशय होते हैं। जैसे कुछ जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि जो प्रत्याशी है उसके वोट उसको नहीं मिलते हैं, जहां पर जो पार्टी लगातार जीतती रहती है वहां पर उसको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलते हैं, कुछ कम वोट हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो बहुत सारी चीजें संशय उठती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो सवाल है उनके कारण कहीं कहीं ईवीएम पर सवाल उठते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम पर जो सवाल उठते हैं उसका क्लेरिफिकेशन एकदम आना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। क्योंकि आप देखेंगे ईवीएम से चुनाव अब महापौर की भी होंगे। पिछले साल बैलेट पेपर हुए थे, और मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम से फिर चुनाव महापौर के मतलब नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। तो जिस तरह की जो बातें हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम पर जो सवाल उठते हैं उसको लेकर स्पष्ट क्लियरिफिकेशन आना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी चुनाव आए, क्योंकि जनता जब चुनती है और यदि आप ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं तो ये जनादेश का अपमान भी हो सकता है, क्योंकि आप जनादेश का सम्मान करने के लिए यदि आप कोई प्लान बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने जिसको चुना है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ईवीएम पर जो क्लेरिफिकेशन है वो भी आना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो और जो पार्टियां, जो भी राजनीतिक दल के नेता चुनाव लड़ते हैं उनको ये संतुष्ट हो कि जो वाकई में जो वोट मिला है वो सही मिला है। यदि किसी क्षेत्र में कोई पार्टी जीत रही है तो वो वहां पर कैसे हार गई ये अलग मामला है, लेकिन कहीं पर बिल्कुल ही वोट नहीं मिलना ये भी एक शक पैदा करता है कि वोट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जीरो वोट होना शक पैदा करता है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल है, शायद आने वाले समय में इनका स्पष्ट जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी मेहमानों कर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ईवीएम को लेकर तो कई सारे मसले चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में एक पेटिशन भी दायर हुआ है, हालांकि वो मामला थोड़ा इतर है, लेकिन ये भी चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। चुनाव में व्यवस्था, और अगर इस व्यवस्था में कुछ अगर सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिसको लेकर संशय बन रहा है तो जाहिर तौर पर उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जनता जो जनादेश देती है उसे सर्वमान्य होना चाहिए, और अगर उस पर कुछ सवाल है विपक्ष के तो उसके भी जवाब जरूर खोजने चाहिए। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।